लो बच्चास, छोटास एंड बड़ास, तो हम आ गए हैं लेकर अपनी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। इस बार हम करने वाले हैं सारे के सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट चुटकियों में ख़त्म। तो चलो जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाओ, हम शुरू करते हैं। तब तक मैं इंट्रो डाल देती हूँ। लेट्स डू विद आर। तो आ गए सब, चलो तो फटाफट शुरू करते हैं। इससे पिछली क्लास में हम कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें निकालना पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने सीखा था मोलों की संख्या निकालना, अनुभार निकालना, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। फिर उसके बाद हमने मोलरता, मोललता, ये सब भी पढ़ लिए थे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे कई टाइप के। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है, हम सांद्रता के पद पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है मूल अंश। मूल अंश जिसे मूल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रभाज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है मूल अंश या फिर मूल प्रभाज। अब जो ये मूल अंश या मूल प्रभाज है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अनुपात होता है, ये दो चीज़ों का अनुपात होता है। और हमेशा से याद रखना, अनुपात का, जब कोई दो चीज़ों का अनुपात होता है और वे चीज़ें सेम मात्रक की हो तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाता है। तो अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की तो बहुत ही ईजी है। जैसे हमेशा हम हर बार निकालते हैं फॉर्मूले से डेफिनेशन, वैसे ही निकलने वाली है। हम इसको दर्शाते हैं एक्स से। किससे दर्शाते हैं? एक्स से। और एक्स भी क्या होगा? अगर हम विलेय का निकाल रहे हैं तो एक्स बी, और अगर विलायक का निकाल रहे हैं तो एक्स ए। ऐसे निकलता है ये क्या? मोल प्रभाज्य मोल अंश। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में कि मोल अंश, जैसे मान लीजिए अगर हम विलायक का निकाल रहे हैं, सॉरी विलेय का निकाल रहे हैं, तो ये होगा एक्स बी। और विलेय का जो मोल प्रभाज होगा वो होगा विलेय के मोलों की संख्या। किसकी? विलेय के मोलों की संख्या को मेन से दर्शाते हैं, और विलेय का इसलिए बी लगा दिया। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब विलयन का कुल मोल क्या, मोलों की संख्या क्या होगी? विलयन में दो चीज़ें होती है, विलेय और विलायक, और उनके दोनों के मोलों की संख्या को जब हम जोड़ देंगे तो हमें किसकी वो मोलों की संख्या मिल जाएगी? विलयन की। तो विलयन की मोलों की संख्या क्या होगी? एन ए प्लस एन बी। एन का मतलब मोलों की संख्या, ए का मतलब विलायक, और बी का मतलब विलेय। तो जब हम किसके मोलों की संख्या, किसका मोल प्रभाज निकालेंगे? विलेय का। तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की कुल संख्या। उसी तरीके से अगर हम विलायक का निकालने लग जाए, यानी कि एक्स ए, तो वो हमारे पास होगा विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि एन ए, और उसके बटे में एन ए प्लस एन बी, वही फिर से विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश। उसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही होगी। डेफिनेशन होगी इसकी कि किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक के, किसी घटक से यहाँ पर मतलब है, घटक का मतलब होता है पार्ट, यानी कि अब देखो विलयन में दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक, यानी कि किसी भी घटक का जो मोल अंश या मोल प्रभाज है, किसी भी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, जैसे कि अगर हम विलेय का निकाल रहे हैं तो उस घटक, जो विलेय घटक है उसी के ही मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज।
ये ऐसे हो सकता है कि जो कोई भी विलयन है उसके अंदर जो उपस्थित कोई भी एक घटक है उसका जो उसके मोलों की संख्या उस घटक के और उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? हमारा विलयन है उसके अंदर जो घटक है उसका मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसका जिसका सूत्र क्या होता है? अगर हम विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय की मोलों की संख्या ऊपर होगी और बटे में कुल मोलों की संख्या। अगर हम विलायक का निकाल रहे हैं तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या होगी और बटे में कुल मोलों की संख्या। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस की, उसके क्वेश्चंस पिछले जो क्वेश्चंस हमने निकाले थे मोलर तक उनके मुकाबले बहुत आसान है क्योंकि सूत्र बहुत ही आसान सा है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है ये। क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में घोला गया है, जैसा कि हर क्वेश्चन में भी दिया जाता है। अभी कह रहा है कि विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोल प्रभाज को ज्ञात कीजिए। सभी घटक से अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि विलयन में 2 घटक होने वाले, एक विलेय एक विलायक। अब विलेय एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि विलेय एक ही होगा, लेकिन सभी घटक में सिर्फ क्या आ रहे हैं? विलेय और विलायक। ये 2 घटक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट का हमें क्या निकालना है? मोल प्रभाज। तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले जो हमेशा हम करते हैं वो है दिया है। हम अपनी गिविंग्स छांट लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन ने दिया है कि हाँ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम तुम्हें ये सब चीज़ें दे रहे हैं। अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको करने के लिए उसके लिए जो ज़रूरी सामान है वो मिलते हैं या हम लेते हैं, तभी काम शुरू करते हैं, उससे पहले तो करते नहीं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन वैल्यू की, वो क्वेश्चन हमें दे के रखता है। तो हमें सबसे पहले दिया है विलेय का भार। विलेय का भार। अब विलेय कौन सा पार्ट होता है विलयन का? जो मात्रा में कम हो, जिसे हम दर्शाते हैं WB से। अब मात्रा में कम कौन है? 20 ग्राम ग्लूकोज, ये हमारा मात्रा में कम है, तो यही क्या होगा हमारा? विलेय। 200 से तो कम ही है। अब 20 ग्राम ग्लूकोज हमें दिया गया है विलेय, और उसके बाद दिया हमें विलायक का भार। मैंने कहा था अगर दोनों सेम उसमें है मात्रक में तो एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, अगर अलग अलग है तो एक विलेय होगा और एक विलयन होगा। तो ये दिया है हमें विलायक का भार WA, जो कि दिया गया है 200 ग्राम। कितना? 200 ग्राम। अब हमें सूत्र के अनुसार चलना है। हमें सूत्र में चाहिए मोलों की संख्या, विलेय की भी और विलायक की भी। तो हम सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अणुभार चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अणुभार। देखो जल का और ग्लूकोज का तो अणुभार आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैंने अभी तक लगभग जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें ग्लूकोज और जल का इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ है, तो आप लोगों को कुछ सिंपल से अणुभार तो याद हो जाने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार, तो यहाँ पर हम बात करेंगे विलेय का अणुभार भी लिख सकते हैं, और C6H12O6 यानी ग्लूकोज का अणुभार ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यानी कि NB, जो कि कितना होगा? 180 ग्राम। क्योंकि हमारे पास विलेय कौन है? ग्लूकोज है ना। 20 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, कम मात्रा वाली चीज़ घोली गई है ना, इसीलिए। और उसके बाद विलायक लिख सकते हो, या फिर H2O का अणुभार क्या होगा? NA 18 ग्राम मोल इनवर्स ये रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणुभार। तो हमें दोनों की मोलों की संख्या निकालनी होगी एक एक करके। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय लिख सकते हो, ग्लूकोज भी लिख सकते हो। विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अरे ये गड़बड़ हो गई, इसको एन से दर्शाते नहीं है, इसको नहीं दर्शाते एन से इसको दर्शाते हैं मोलों की संख्या को। NB विलेय के लिए B। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? भार बटे अणुभार। और भार कितना दिया गया हमें विलेय का? हमें भार दिया गया है विलेय का 20 ग्राम। तो भार यानी कि 20 ग्राम बटे अणुभार यानी कि 180 ग्राम मोल
इनवर्स। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.11 मोल। 0.11 मोल ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, NB की। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या की। अब हमने विलायक के मोलों की संख्या जिसे हम दर्शाते हैं Na से। विलायक के मोलों की संख्या Na। मोलों की संख्या का सूत्र भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब बात करें अगर हम विलायक की, तो विलायक का भार था हमारे पास 200 ग्राम और विलायक का अणुभार यानी जल का अणुभार 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा 11.11 मोल। ये किसका मान आया हमारे पास, Na यानी कि विलायक के मोलों की संख्या का। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है मोल प्रभाज विलयन के प्रत्येक घटक का। अब विलयन में 2 घटक है, विलेय और विलायक, तो हमें दोनों का मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय घटक का मोल प्रभाज या विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसको हम दर्शाएंगे XB से, क्योंकि विलेय की बात हो रही है। और सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या आई थी 0.11 और बटे में हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या 0.11 प्लस विलायक के मोलों की संख्या 11.11। अब अगर हम बात करें मोल प्रभाज की तो ये हो जाएगा 0.11 अपॉन 011.22। अब अगर बात करें हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा XB बराबर, तो ये हो जाएगा 0.009। हमारे पास हो जाएगा 0.009। तो ये किसका माना है हमारे पास, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। अब हमें निकालना विलायक का मोल प्रभाज। तो हम इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि किसी भी विलयन के दोनों घटक का, किसी भी विलयन के दोनों घटक का जो मोल प्रभाज का योग होता है, दोनों घटक यानी कि विलेय का मोल प्रभाज और विलयन का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि आपके जो दोनों वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। तो ये अगर 1 के बराबर होगा, हमें दूसरे घटक का अगर हमें क्या निकालना हो, मोल प्रभाज, तो हम सिंपल सा यहाँ पर पहले घटक का मोल प्रभाज का मान रखकर 1 में से घटा देंगे तो हमारे पास दूसरे घटक का मोल प्रभाज आ जाएगा। तो हम बात करें अगर विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होगा, XA बराबर, या तो हम इसको सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सूत्र से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11.11 अपॉन 0.11 प्लस 11.11, यानी कि XA इज इक्वल्स टू 11.11 अपॉन 11.22, जो कि हो जाएगा 0.99। हम इसको आगे भी निकाल सकते हैं। अब या तो हम ऐसे डिवाइड कर लें, अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो हम सिंपल वाली वैल्यू को पहले निकाल कर फिर 1 में से घटा देंगे। तो सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड ऐसे होगा कि हमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल प्रभाज तो हमने निकाल लिया था 0.09 प्लस हमें विलायक का निकालना है XA बराबर है 1 के। अब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो जाएगा XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.009, जो कि होगा 0.991 और यही हमारा आंसर है। देखो सेम वैल्यू है हमारे पास में, यानी कि हम दोनों मेथड से अगर निकालेंगे तो आंसर हमारे पास सेम ही रहने वाला है। तो आप ऐसे करके मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ऐसी सेम प्रोसेस सारा मोलरता और मोललता के जैसा है। हमें इसमें अणुभार निकालना है, फिर उसके बाद में हमें मोलों की संख्या निकालना है, फिर उसके बाद एक नया स्टेप आया हमारे पास जिसमें हमने मोल प्रभाज ज्ञात किया है, जो कि काफ़ी आसान है मोलरता और मोललता के मुकाबले।
तो जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चंस दिए थे, आज के होमवर्क के क्वेश्चंस ये रहे। नाउ लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट। आप सभी के होमवर्क के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी को खुद ट्राई करने हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं हैं। सभी क्वेश्चंस पहले कराए हुए हैं, सभी के तरीके बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप पहले किए गए थे, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। बस इस बार हमें मोल अंश की गणना करनी है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मोल अंश किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, फिर कैसे उसके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, कैसे हम किसी भी बिलियन के मोल अंश की या मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसको हम इसी तरह बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।